जो कि कहाँ स्थित है, उदयपुर में, उदयपुर में स्थित है। क्लियर। इसकी डेट की बात की जाए तो 2100 से 1500 ईसा पूर्व, ये इसकी डेट अगर आती है। अगर खोज की बात की जाए, खोज, इसकी जो खोज है वो की थी अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा, कब, 1953 में, ईस्वी में इसकी क्या है, खोज की गई। यानी कि इसकी खोज कब की गई, अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की, और कब की, 1953 में इसकी जो है खोज की जाती है। ठीक है भाई। अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा जो है इसकी खोज की जाती है। ठीक है। अगर इसकी खुदाई की बात की जाए तो इसकी खुदाई रतन चंद्र अग्रवाल उत्खनन जो है, एक तो रतन चंद्र अग्रवाल और दूसरा है HD सांकलिया के द्वारा, HD सांकलिया के द्वारा इसकी खोज की जाती है। और अगर खोज की बात की जाए कि भाई खोज की कब गई, तो खोज की गई 1956 से 1961 ईस्वी के मध्य इसकी क्या है, खुदाई जो है की गई। क्या है भाई साहब, आर्य सभ्यता के बारे में। तो देखो आर्य सभ्यता क्या है। आर्य सभ्यता को राजस्थान की ताम्रवती नगरी या ताम्रवती सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान की एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां से सबसे ज्यादा तांबे के औजारों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। तांबे के यहाँ से कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ, कंगन वगैरह बहुत सारी चीजें जो है तांबे की यहाँ से प्राप्त हुई है। और तांबे की भी ऐसी चीजें प्राप्त यहाँ से हुई है जो जिनमें 99% क्या मिलता था, तांबा मिलता था। यानी कि किसी भी प्रकार की जो है मिलावट इसमें नहीं होती थी। यानी कि जैसा प्रकृति से प्राप्त तांबा प्राप्त होता था उसी की ये क्या बना दिया करते होंगे, वस्तुएं बना दिया करते थे। इसलिए तांबे की जो मात्रा है यहाँ की वस्तुओं में बहुत ज़्यादा देखने को हमें प्राप्त होती है। इसी कारण से इसे ताम्रवती नगरी या ताम्रवती नगर भी इसे कहा गया। ठीक है। यहाँ से कहा, और ये किस नदी पर स्थित है, तो नदी की अगर हम बात करें तो इससे ये बनास नदी पर स्थित नदी है। आहट जो है किस नदी पर स्थित है, नदी की बात करें तो बनास नदी। ठीक है। ये बनास नदी पर जो है स्थित सभ्यता है। इसे बनास नदी की सभ्यता भी कहा जाता है। आहट जो है बनास संस्कृति का देखो, आहट बनास संस्कृति का प्रमुख या सर्व प्रमुख स्थल है। और भाई साहब, और ऐसे कौन से स्थल हैं जो बनास संस्कृति से संबंधित, जैसे कि गिलोंड है, बागौर है, बागौर, ठीक है, भगवानपुरा, ठीक है, भगवानपुरा। इस प्रकार से और भी स्थल है। बालाथल भी इसी में सम्मिलित है। बनास संस्कृति में ही बालाथल को भी याद किया जाता है। ठीक है, सम्मिलित किया जाता है बालाथल। तो ये, लेकिन इनमें सबसे जो प्रमुख है बनास संस्कृति में वो कौन सा आएगा, आहट जो है वो सबसे प्रमुख यहाँ पर बनास संस्कृति में, जिसको हमें यहाँ से सम्मिलित करते हैं। ठीक है भाई। इससे सभ्यता का, यानी कि आहट को
आहड़ को ताम्रवती या तांबावती नगरी या सभ्यता कहा जाता है। नगरी या सभ्यता ही लिख लो, तांबावती सभ्यता कहा जाता है। ठीक भाई, तो सबसे ज्यादा तांबे के औजार प्राप्त होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, ताम्रवती नगरी या ताम्र सभ्यता इसे जो है कहा जाता है। क्लियर यहाँ तक। इसके अलावा इसके कुछ और भी नाम है, जैसे इसे अघाटपुर या अघाट, इससे अन्य नाम कुछ तो ये हो गए, ताम्रवती, तांबावती आदि इसके नाम है। इसे अघाटपुर या अघाट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। ठीक भाई, के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे अघाटपुर या अघाट दुर्ग भी कहा जाता है। इसी को ताम्रवती या तांबावती सभ्यता भी इसे कहा जाता है। किसको, आहड़ सभ्यता। ठीक है, खोज करने किसने की, अच्छा कीर्ति व्यास ने कब की, 1953 में की। भाई खुदाई किसने की, तो खुदाई इसकी की HD सांकलिया, तथा अन्य किसने की भाई, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा इसकी खोज कब की जाती है, 1956 से और 61 तक इसकी जो है उत्खनन कार्य इसका जारी रहता है। ठीक है, तो ये इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, एक बार इनको आप कर ले, उसके बाद में हम आगे देखो भाई। स्थानीय लोग, यानी कहाँ के स्थानीय लोग, तो आहड़ उदयपुर के ही जो लोग हैं जो वहाँ पर रहते हैं आसपास, इस आहड़ के आसपास, तो वो इसे किस नाम से जानते हैं, तो स्थानीय लोग आहड़ को धूलकोट यानी कि मिट्टी का ढेर इसे बोल सकते हैं, मिट्टी का ढेर, धूलकोट के नाम से जानते हैं। क्या नाम लिया जाता है भाई इसे, यहाँ पर धूलकोट इसे कहा जाता है। अब और क्या इसके में इम्पोर्टेंट है, यहाँ के जो निवासी थे, कहाँ के निवासी, आहड़ के निवासी, प्राचीन जो निवासी थे, वो जो बर्तन यूज करते थे, यहाँ के निवासी या आहड़ निवासी लिख देते हैं, आहड़ निवासी लाल काले मृद भांडों का प्रयोग करते थे। ठीक है, तथा चाक का भी प्रयोग करते थे, तथा बर्तन बनाने में चाक का प्रयोग करते थे। कौन सा चाक भाई, बोर्ड पर लिखने वाला चाक नहीं, कौन सा चाक, जो कुम्हार के द्वारा, यानी कि बर्तन बनाने वाले जो होते हैं, कुम्हार जाति के द्वारा बर्तन बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर जो चाक है, यानी चाक के द्वारा क्या बनाया जाता है भाई, बर्तन बनाए जाते हैं मिट्टी के, तो उसका प्रयोग करते थे कौन, आहड़ के लोग। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि चाक का सर्वप्रथम प्रयोग यहीं से प्राप्त होता है, कहाँ से, आहड़ से। इससे पहले कोई सभ्यता में या किसी भी स्थल से हमें चाक की
मिट्टी बनाने का, वो बर्तन बनाने का जो चाक है, उसके साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होते। तो केवल कहाँ से प्राप्त होते हैं? आहड़ से भैया प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। इसके अलावा देखो, एक इतिहासकार है, नाम है गोपीनाथ। गोपीनाथ ने इसका समृद्ध काल 1900 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व बताया है। ठीक है भाई। अब एक यहाँ पर कुछ डिफरेंट हमें देखने को मिल रहा है कि एक जगह तो दे रखी डेट 2100 से 1500 ईसा पूर्व, और एक जगह ये बोल रहे हैं, गोपीनाथ जी बोल रहे हैं कि भाई 1900 ईसा पूर्व से और 1100 ईसा पूर्व में क्या है, जबकि यहाँ पर ये सभ्यता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। कब? 1500 ईसा पूर्व में सभ्यता समाप्त हो जाती है। तो यहाँ कहाँ से आ गई? तो ध्यान दें भाई साहब, इसकी एक तो प्रमुख टाइम कहीं नहीं मिल सकता आपको, यानी कि निश्चित समय के लिए नहीं कहा जा सकता। ये सब क्या है? कार्बन डेटिंग पद्धति है या अनुमान है इन सब के। ठीक है, वस्तुओं के हिसाब से और कुछ इन साक्ष्यों के हिसाब से इन्होंने क्या है, सब ने अनुमान लगाया है कि भाई इस समय पर ये ऐसी होगी। यानी कि अब इन गोपीनाथ ने किसके आधार पर कहा कि 1900 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व तक ये कैसी सभ्यता थी? बहुत समृद्ध कालीन इसका क्या था? उस समय था। ठीक है, यानी कि उस समय पर ये पूर्ण विकसित अवस्था में थी, यानी कि 1900 से 1100 के मध्य अंतराल में। तो किस आधार पर ये उन्होंने कहा है? तो आधार देखो, आधार इसका था कि इस समय के जो बर्तन और वहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनकी कंडीशन कैसी थी? पहले के समय के बजाय अच्छी थी। यानी कि बात करें, अगर ये मान लो पूरी कितनी थी, 2100 से चालू होकर मान लें 1100 तक चलती है, 1100 ईसा पूर्व तक, लगभग 1900 साल हो जाते, 1000 लगा लें अपन, 1000 वर्ष ये सभ्यता चलती नहीं होगी। तो 1000 वर्ष जब चली तो अब मान लो कि प्रारंभिक 500 वर्ष, कितने? 500 वर्ष ये सभ्यता कैसी होगी? हो सकता है आर्थिक स्थिति में से कमजोर हो, और हो सकता है इस पर किसी अन्य जातियों ने आक्रमण कर दिया हो, तो ये विकास नहीं कर पाई हो अपना। ठीक है, तो हो सकता है ऐसा समय चला हो। मान लो अगले 500 वर्ष ही इसने अपना स्वयं का क्या कर लिया? विकास कर लिया, संगठित हुए और विकास किया। तो उस समय को इन्होंने बताया गोपीनाथ जी ने कि ये जो समय था इनका, तो गोपीनाथ कहते हैं कि इस समय में ये बिल्कुल एकदम समृद्ध सभ्यता थी, किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं थी। यानी कि स्वयं का पूर्णतः विकास कर रखा था। जीने का जो इनका स्तर था वो कैसा था? जीवन स्तर, उच्च जीवन स्तर होगा उस समय से, यानी प्रारंभ के समय से पहले। अगर हम भारत की बात कर लें तो भारत वर्तमान में क्या है? अच्छी स्थिति में है, यानी कि समृद्धकालीन भारत है इस समय अगर बात कर लें तो। अगर मैं बताऊं आपको कि बात करें अपन 1000 के बाद, 1000 ईस्वी के बाद में भारत लगभग 1000 साल तक क्या करता है भाई? समृद्ध नहीं हो पाता। सिर्फ क्या होता है, हम इतिहास में पढ़ेंगे आपको बहुत सारी चीजें हमारे इस क्लास में ऐसी मिलेगी जो आप अनुमान नहीं लगा सकते भाई साहब, आपने पढ़ी नहीं होगी शायद। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, 1000 वर्ष तक ही भारत कैसा रहता है? ठीक ठाक ढंग में रहता है। उसके बाद में भारत का पतन शुरू हो जाता है। ठीक है, और पतन कब से शुरू होता है? 1191 से। ठीक है, यानी कि इतना भयंकर पतन शुरू हो जाता है भारत का जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ठीक है, इससे पहले हम बात करें कि यहाँ पर कौन आए थे? महमूद गजनवी कई बार आक्रमण भारत पर यह करता है, लगभग 17-18 बार भारत पर क्या करता है? आक्रमण करता है, लेकिन उसका भी असर इतना देखने को नहीं मिलता है जितना 1191 के बाद में या 92 के बाद में हमें देखने को मिलेगा, जब कौन आएगा? मोहम्मद गौरी आएगा। गौरी ने सब कुछ अस्त व्यस्त करके धर दिया था, क्योंकि उससे पहले आने वाले जो आक्रांता थे वो भारत में टिके नहीं थे, यानी कि स्थायी बसाव उन्होंने नहीं किया था।
ठीक है, अगर किया भी था तो वो बिल्कुल ऐसे घुल मिल गए भारतीय के साथ में बहुत अच्छे से, जैसे कुषाण थे, कुषाण भी अच्छे से भारतीयों में ही घुल मिल गए थे, पता ही नहीं चल रहा था कौन भारतीय है कौन कुषाण है। ठीक है, उससे पहले कुछ फारसी भी आए थे, उससे पहले कुछ यूनानी भी आए थे, तो सारे भारतीयों के साथ में घुल मिल गए। लेकिन यहाँ पर जो इस्लाम आते ही भारत की स्थिति कैसी होने लगी, बहुत ही दुविधाजनक होने लगी। महिलाओं का जीवन स्तर बिल्कुल क्या हो गया, निम्न स्तर का हो गया। ठीक है, दास प्रथा यहाँ पर बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी। हमने एक क्लास ली है जिसमें मौर्य काल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें केवल एक ही शासक के बारे में हम पढ़े हैं अभी तक, दूसरी क्लास जल्दी आपको मिल जाएगी। उसमें हमने पढ़ा कि दासों की स्थिति ऐसी थी कि विदेशी जो यहाँ पर प्लूटार्च वगैरह जो आए थे, उन्होंने कहा कि भारत में तो दास व्यवस्था है ही नहीं है, जबकि स्वयं चाणक्य लिखते हैं कि भारत में क्या थी, दास प्रथा थी, जबकि विदेशियों को पता ही नहीं चल रहा, यानी कि कौन तो दास है कौन मालिक है क्या है क्या नहीं, क्योंकि जीवन स्तर इतना अच्छा था उन लोगों का कि अनुमान लगाया नहीं जा रहा था। क्योंकि दास भी थे, कैसे रहते थे, बहुत अच्छे ढंग से रहते थे, उनकी पास सारी सुविधाएं हुआ करती थी। तो इस तरीके से तो यहाँ पर भी जो है गोपीनाथ कहते हैं कि भाई साहब जो प्रारंभिक जो समय था उनका, हो सकता है कैसा हो, दयनीय हो, लेकिन बाद में इस काल में ये पूर्णतः क्या हो गए, समृद्ध हुई सभ्यता, और इस काम में अपनी विकासशीलता की चरम स्थिति में थी, यानी विकसित अवस्था में, पूर्ण विकसित अवस्था में ये सभ्यता थी। ठीक है, इतनी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं किसकी, यहाँ से मिलने वाले साक्ष्यों की बात। आप इसको रीड करो एक बार, उसके बाद में बात करते हैं। तो देखो, क्या प्राप्त होता है भाई साहब, पहली तो यहां से तांबे की कुल्हाड़ियां, चूड़ियां, मनके, ठीक है, कुल्हाड़ी, चूड़ियां, मनके, अंगूठी वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ से प्राप्त होती है, अंगूठी आदि। ठीक है, किसकी, तांबे की, ध्यान रखना तांबे की ही प्राप्त हुई है यहाँ से। और भी अगर बात करें जैसे कोई हथियार है, ठीक है, चाकू छुरी वगैरह भी होंगे, तो वो भी किसके थे, तांबे के, यानी कि तांबे के, एक साथ में अगर बोले तो तांबे के औजार यहाँ से जो है प्राप्त हुए। ठीक है, तो सारे किसके थे, तांबे के यहाँ से प्राप्त होते। इसके अलावा क्या प्राप्त होता है यहाँ से, गोरे या कोठे। ठीक है, क्या थे गोरे कोठे, कोठे थे भाई साहब अनाज भरने के, अनाज संग्रहण के लिए। अनाज संग्रहण के लिए जो गोरे और कोठे यहाँ पर बनाए जाते थे। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना भाई साहब, ये गोरे और कोठे कैसे थे, तांबे या पीतल के नहीं थे। ठीक है, किसके थे ये, मिट्टी के, किसके थे, मिट्टी के बने। ठीक है, आज भी ग्रामीण अंचलों में आप देखेंगे तो अब तो लगभग नहीं है ऐसा, लेकिन कुछ सालों पहले, यानी कि आज से अगर 10-15 साल पहले की बात की जाए, और हो सकता है अब भी मिल जाए कहीं कहीं देखने को, जो कुछ ऐसे गांव हैं हमारे पिछड़े हुए गांव हैं उनमें, या फिर जो कच्चे घर हैं अब भी जो बने हुए हैं, तोड़ फोड़ नहीं की गई है, तो उनमें अभी भी आपको कोठे या गोरे देखने को मिल जाएंगे। और वो किसके बने हुए होते हैं, मिट्टी के बने हुए होते हैं, और उनमें अनाज भरने के लिए वो क्या है, काम में लिए जाते थे। ठीक है, तो ये भाई साहब कहाँ से मिले हैं, हमें आहड़ से प्राप्त हुए। इसके अलावा यहाँ से क्या प्राप्त हुई है, तांबे की 6 मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई, मुद्राएं प्राप्त। ठीक है, मुद्राएं यहाँ से, तांबे की क्या है, मुद्राएं यहाँ से जो है प्राप्त हुई।
एक मुद्रा पर त्रिशूल का निशान, त्रिशूल का चित्र, ठीक है। जबकि एक मुद्रा पर यूनानी देवता अपोलो का अंकन या चित्र, ठीक है। इतनी जानकारी जो है यहाँ से प्राप्त होती है। यानी कि एक जो मुद्रा है यूनानी शैली की मुद्रा है और उस पर यूनानी जो देवता है अपोलो का क्या है, अंकन किया गया है। यानी कि ये एक मुद्रा जो है ये यूनानी शैली की मुद्रा है, यूनानी शैली की मुद्रा, ठीक है। मुद्रा, ठीक है। यहाँ से इतनी चीजें जो है हमें क्या है प्राप्त होती है। यानी कि तांबे की 6 मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई, कहाँ से, आड़ से, जिसमें एक मुद्रा ऐसी है जिस पर त्रिशूल का निशान है। अब हो सकता है वो यूनानी शैली की मुद्रा हो, यूनानी मुद्रा हो, क्योंकि यूनान में भी त्रिशूल का क्या है बहुत ज्यादा अंतर देखने को हमें वहाँ के जो है उनमें भी देखने को मिलता है, ठीक है। त्रिशूल का निशान हमें और कहाँ से मिलता है बताइए, फारस सभ्यता यानी कि हकमनी जो साम्राज्य है वहाँ से भी हमें त्रिशूल के साक्ष्य मिले हैं। और हकमनी साम्राज्य मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लगभग कब का, 600 ईसा पूर्व से पहले का है, ठीक है, हकमनी साम्राज्य। यानी कि भारत में भी उसी समय का है, लेकिन जो साइरस की बात आती है तो 600 ईसा पूर्व की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी त्रिशूल का अंकन वहाँ पर देखने को हमें प्राप्त होता है, ठीक है। इतनी चीजें। दूसरी चीज यहाँ से संयुक्त परिवार के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। कैसे मिलते हैं संयुक्त परिवार के साक्ष्य, को लिखा तो है नहीं, तो देखो संयुक्त परिवार के साक्ष्य, संयुक्त परिवार के साक्ष्य, संयुक्त परिवार के साक्ष्य। एक घर में क्या मिला भाई साहब, 2, 3 या 6 चूल्हे मिले। भाई हो भी सकता है, हम अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है संयुक्त परिवार हो या ना हो, लेकिन एक घर में 2, 3 या 6 चूल्हे हमें देखने को मिले एक ही। निश्चित है कि अधिकतम चूल्हे वही होंगे जहाँ पर सदस्यों की संख्या अधिक होगी। एक पर सब्जी बना दी जाए, एक पर रोटियां बना दी जाए, एक पर खीर बना दी जाए, ऐसे अलग अलग चूल्हों पर अलग अलग भोजन बना दिया जाए। तो ज़्यादा होंगे तो वहीं पर भी तो मुझे अब हो सकता है एक घर में 2 आदमी 2 व्यक्ति हो तो 2 के लिए इतने चूल्हों की जरूरत नहीं होती। तो कितने की होती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 6 चूल्हे एक ही घर से प्राप्त हुए, इसलिए अनुमान हमारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने अनुमान लगाया कि यार यहाँ तो बहुत सारे परिवार एक साथ रहा करते होंगे, तभी तो इतने ज़्यादा चूल्हे यहाँ पर बनाया करते होंगे जिससे कि एक साथ भोजन बन सके और सभी एक साथ मिलकर के खाना खा सके, ठीक है। तो इतनी जानकारी जो है हमें आड़ से, उदयपुर से जो है प्राप्त होती है। इसके अलावा देखो छपाई के ठप्पे, छपाई के ठप्पे, और ठप्पे भाई साहब मोहर नुमा ही होती है ठप्पा, ठीक है। यानी कि किस पर, कपड़े पर, कपड़े की छपाई, यानी इस समय कपड़े की पूर्णतः छपाई की जाने लग गई थी। हम पढ़ चुके हैं कि कालीबंगा सभ्यता में क्या था, वस्त्रों के, कपास के, हमें सूती वस्त्र के क्या मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं। कहाँ पर, कालीबंगा सभ्यता में, ठीक है। तो निश्चित है कि इस समय तो बहुत ज़्यादा विकास हो गया होगा क्योंकि ये तो बाद की सभ्यता है,
इसका टाइम कैसा है, बाद का है। तो इस समय तो काफी विकास हो गया होगा। तो यहाँ पर जो कपड़े हैं, तो कपड़े की क्या है, पूर्णतः छपाई की जाने लग गए, शुरू हो गया था। यानी कि लोग जो है वो छपाई करना, रंगीन कपड़ा उन्होंने पहनना क्या है, स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा तोल व माप के साक्ष्य। तोल और माप के साक्ष्य सीधी सी बात है, माप की कोई लकड़ी वगैरह को फिक्स कर दिया होगा जिससे कि मापा जा सके कि इसके बांट यहाँ से प्राप्त हुए, साक्ष्य यानी कि बांट हमें प्राप्त हुए, तोल के बांट प्राप्त हुए। ठीक है, तो माप और तोल के भी यहाँ से जो है हमें क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा और क्या मिलता है, शरीर से यानी कि मैल छुड़ाने का क्या, मैल छुड़ाने का जो है यहाँ से क्या प्राप्त होता है, मैल छुड़ाने का मैल छुड़ाने के झाबे प्राप्त होते, झाबे प्राप्त होते। तो झाबे क्या चीज है भाई साहब, तो ये मैल छुड़ाने के लिए जो प्रयोग में लाती है। तो आप देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में, तो सिटी में भी रखते हैं लोग। तो सिटी में जो क्या रखते हैं, मैल छुड़ाने का मिट्टी का बना ही आता है, जिसको झाबा, पता नहीं क्या नाम से जानते हैं, लेकिन उसे क्या कहा जाता है, झाबा कहा जाता है। तो अन्य अन्य भाषाओं में उसको अलग अलग भाषाओं में लोग जानते होंगे, लेकिन उसे क्या कहा गया, झाबे। तो झाबे जो है ये भी यहाँ से जो है प्राप्त हमें होते हैं। तो मैल छुड़ाने के जो है झाबे यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा देखो और क्या चीज है जो यहाँ से प्राप्त होती है। इसके अलावा एक और प्रमुख चीज यहाँ से प्राप्त होती है, आहट जो वासी थे, आहड़वासी धूप से सुखाई या तपाई या तपाई ईंटों का प्रयोग करते थे। ठीक है, यानी कि जो ईंटें थी, अभी तक भट्टे वगैरह चालू नहीं हुए थे, यानी कि ईंटों को पूर्णतः नहीं पकाया जाना शुरू हुआ था। अब भी किससे पका रहे थे, धूप से पका रहे थे। कालीबंगा में भी यही स्थिति थी, वहां पर भी किससे पका रहे थे, धूप से पका रहे थे। धूप से पकाई हुई ईंटों का क्या करते थे भैया, प्रयोग करते थे भवन निर्माण में। ठीक है, एक बार इसे राइट करो, अगला पढ़ेंगे। इसके अलावा और बताओ किसका प्रयोग यहाँ पर, पहली बार मुलायम पत्थरों का प्रयोग का भवन निर्माण में प्रयोग। जैसे वर्तमान में धौलपुर से जो पत्थर आते हैं, नरम पत्थर आता है, मुलायम आता है, वो उसकी घिसाई, जो घिसाई के लिए सबसे ज्यादा उपयोग लिया जाता है। तो इस प्रकार के जो पर्वत पत्थर है, उनसे जो है भवन निर्माण में क्या है, प्रयोग होना शुरू हो गया था। ठीक है, इसके अलावा देखो और क्या यहाँ से प्राप्त होता है, एक बार इसे आप लिख लें, फिर एक एक करके हम और चर्चा करेंगे। देखो, गोमेद तथा स्फटिक
नामक कीमती पत्थरों से आहड़वासी मणियां बनाते थे। यानी कि इस गौमेद जो पत्थर आता है अंगूठी वगैरह के यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो हीरे बनाते थे, मणियां बनाते थे उनकी, ठीक है। तो वो किसके काम में आती थी? श्रृंगार के काम में ली जाती थी। तो पत्थर गोमेद और स्फटिक नामक पत्थर थे, उनसे क्या है इस प्रकार के जो आभूषण है उनके लिए क्या बनाते थे? मणियों का निर्माण किया करते थे, वो जानते थे। इसके अलावा जो आहड़वासी धातु मिश्रण नहीं जानते थे, ठीक है भाई। अब धातु मिश्रण का मतलब है कि यहाँ पर जो वस्तुएं मिली है वो जैसे तांबे की वस्तुएं सबसे ज्यादा मिली, ऐसा नहीं है लोहे की ना मिली, लोहे की भी मिली है, सोने की भी मिली है और भी मिली है, लेकिन सबसे ज्यादा किसकी मिली है? तांबे की। इसलिए इसे ताम्र शब्द कहा जाता है। सबसे ज्यादा तांबे की मिली है। और तांबा भी कैसा? यानी 99% उसमें पेवर तांबा मिला, यानी किसी प्रकार की मिलावट यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। इसका मतलब ये हुआ कि वो मिलाना नहीं जानते थे। अब हम बाद वाली जब सभ्यताएं पढ़ेंगे, गणेश्वर सभ्यता, इनमें तो इनमें भाई साहब दूसरे जो धातु हैं उनका भी हमें प्रयोग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके वो मिश्रण करना सीख जाएंगे आगे आके, ठीक है। तो यहाँ पर आहड़वासी जो है वो क्या नहीं जानते थे? धातु का मिश्रण करना नहीं जानते थे। इसके अलावा यहाँ से गेहूं, एक तो गेहूं और चावल और ज्वार के साक्ष्य, ठीक है। ये तो हम निकलेंगे भाई साहब कृषि के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि आप डेट पर ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि ये बाद वाली सभ्यता है, इससे पहले कालीबंगा की सभ्यता है, तब उसमें कृषि की जा रही थी। तो निश्चित है उन्हीं के तो ये वंशज हैं, ये तो कृषि करेंगे ही करेंगे भाई। तो ये कृषि करना जानते थे, लेकिन यहाँ पर फसलों का जो चीज है इंपॉर्टेंट, क्या चीज है यहाँ पर? फसल। यानी कि वहां पर हमने केवल गेहूं और जौ के बारे में सुना, यहाँ पर दो और एक तो चावल और एक ज्वार, ये इसका पहली बार क्या है प्रयोग हो रहा है, कहाँ पर? आहड़ सभ्यता में। यानी कि ये फसल भी यहाँ पर किया जाना शुरू हो चुकी थी। इसके बाद में ऐसा नहीं सीधा मूंगफली बोने लग गए थे, ठीक है। तो धीरे धीरे एक एक फसल आएगी और वो उस चीज को सीखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम साक्ष्य पढ़ेंगे प्रत्येक सभ्यता में। ध्यान रखिए लीजिएगा कि एक एक चीज, अब आप डायरेक्टली हम ये नहीं बोल सकते गन्ने का प्रयोग करते थे या इस चीज का प्रयोग करते थे। जरूरी भी है कि इनके साथ में और भी फसल जुड़ी हुई होंगी, लेकिन जो प्रमुख जो फसल की जाती होंगी, जैसे राजस्थान में बाजरा प्रमुख फसल है, तो बाजरा है, गेहूं है, सरसों राजस्थान की प्रमुख फसलें मानी जाती है, ठीक है। सबसे ज्यादा यानी कि लगभग राजस्थान से 90% क्या है? बाजरा प्राप्त होता है। सरसों भी राजस्थान से बहुत प्राप्त होती है, ठीक है। गेहूं भी राजस्थान में होता है, जैसे श्री गंगानगर है तो श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा होता है अभी वर्तमान में। तो इस तरीके से गेहूं, चावल और ज्वार के साक्ष्य से हमें जो है प्राप्त मिले, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग आहड़ सभ्यता जो है उसके साक्ष्य लगभग पूरे हो जाते हैं। ऐसा कोई साक्ष्य रहा नहीं जो छूट रहा हो, सभी को हमने इसमें क्या किया? मेंशन किया है। तो आप इसको ध्यान से क्लास को लीजिएगा और अपने नोट्स बना लीजिएगा भैया, जिससे कि आपको बाद में भी ये क्या है काम आते रहे, ठीक है। एक और सभ्यता हम पढ़ लेते हैं इसी से रिलेटेड। देखिए अगली जो सभ्यता है उसका नाम है गणेश्वर सभ्यता।
गणेश्वर कहाँ पर है भैया? सीकर में। अगर नदी की बात करें तो यहाँ पर नदी आएगी कातली नदी। ठीक है, कातली नदी कहाँ पर है? सीकर में। इसे भी क्या नाम क्या कहा जाता है? इसे भी ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यता। ठीक है, गणेश्वर, बालाथल, ठीक है, ये सारी क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यता। ठीक है, इससे गणेश्वर को भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? गणेश्वर को भारत की जो ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं उनकी क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। देखो क्यों कहा जाता है? यानी कि यहाँ पर जितनी भी वस्तुएं मिली सब किसकी है? तांबे। सबसे ज्यादा प्रयोग किसका है? तांबे का। आप भाले, तीर, चूड़ियां, बर्तन वगैरह वगैरह ये सारी चीज किसकी मिली है? यहाँ पर तांबे की जो है प्राप्त हुए हैं। क्लियर? अगर हम यहाँ से एक एक करके अभी साक्ष्यों के बारे में बात करेंगे तो साक्ष्य देखिए यहाँ से। साक्ष्य तीर, भाले, चूड़ियां, ठीक है, और इसके अलावा विभिन्न ताम्र उपकरण प्राप्त हुए। तो यहाँ से बहुत सारी चीजें हैं, तो वो क्या है? सभी किसके बने हुए हैं? तांबे के बने हुए हैं, और वो यहाँ से जो है क्या है? प्राप्त हमें होते हैं। दूसरी चीज और क्या है? मछली पकड़ने के उपकरण, यानी मछली पकड़ने के उपकरण, यानी कि शिकार के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। बोल सकते हैं शिकार के साक्ष्य। ये लोग कैसे थे? नॉन वेजिटेरियन थे। ठीक है, और क्या यहाँ से भैया प्राप्त होता है? तो यहाँ से और प्राप्त होता है आभूषण, बहुत सारे ऐसे आभूषण जो है आभूषण हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यहाँ के औजारों में, यहाँ के ताम्र औजारों में 99% तांबा है। ठीक है, यहाँ के जितने भी औजार प्राप्त हुए हैं उनमें 99% क्या मिला है? तांबा, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का मिश्रण नहीं था। हम कह सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं क्या नहीं जानते थे? धातु मिश्रण यहाँ के भी लोग नहीं जानते थे, यानी कि यहाँ के निवासी धातु मिश्रण नहीं जानते थे। नहीं जानते थे। ठीक है भाई, तो जब धातु मिश्रण नहीं जानते थे तो निश्चित है एक ही धातु की क्या मिलेगी? वस्तुएं यहाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, मछली पकड़ने के उपकरण या कांटे यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जो जिससे पता लगता है कि शिकार के साक्ष्य यहाँ से हमें मिल जाते हैं।
आभूषण के भी यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, यहाँ की जितनी भी वस्तुएं मिली हैं उनमें 99% क्या है, तांबा है। ठीक है, और देखिए और साक्ष्य क्या क्या यहाँ से और प्राप्त हुआ है, एक एक करके हम पढ़ते चलेंगे। इसके अलावा गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, पुरातत्व का पुष्कर। किसको कहा जाता है, गणेश्वर। क्वेश्चन आ सकता है कि पुरातत्व का पुष्कर किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, गणेश्वर को। ध्यान दें, ये पहली सभ्यता है जहां से भवन निर्माण में पत्थरों का प्रयोग, ठीक है। इससे पहले हमने आर्य सभ्यता पढ़ी, पत्थरों का प्रयोग तो वहां भी था, लेकिन वहां कौन से पत्थर, मुलायम पत्थर, यानी कि हल्के मुलायम पत्थरों का क्या है, प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पूर्ण पत्थरों का प्रयोग, मकान बनाना ही किससे है, पत्थर से। तो यहाँ पूरी तरीके से पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा था। तो ध्यान रखिएगा कि गणेश्वर में भवन निर्माण में किस प्रकार के पत्थरों या ईंटों का प्रयोग किया गया, तो किस प्रकार के मटेरियल का प्रयोग किया गया, तो किसका किया गया, पत्थरों का प्रयोग यहाँ से किया गया। इसके अलावा प्रत्येक जो सभ्यताएं हैं, यानी कि इसे क्यों ताम्र नगरी कहा गया, इसका एक और लॉजिक है, और वो ये है कि गणेश्वर से क्या है, तांबा की खानें निकली होती थी। ठीक है, यानी कि तांबे का क्या किया जाता था, खनन किया जाता था, कहाँ से, गणेश्वर से, सीकर से। ठीक है, तो इस कारण से अन्य जितनी भी सभ्यताएं थी, जैसे मान लो कालीबंगा सभ्यता है, ठीक है, आर्ण है, इसके आसपास की जितनी भी सभ्यताएं थी, जैसे सिंधु है, सिंधुवासी, ठीक है, जिसमें मोहनजोदड़ो वगैरह वगैरह सब सारी सभ्यताएं, ये सभी ताम्र वस्तुएं गणेश्वर से प्राप्त करते थे। ठीक है भाई, तो जितनी भी यानी कालीबंगा, आर्य, सिंधु घाटी, इसके अलावा और जो जितनी भी सभ्यताएं, जैसे इसके अलावा और कौन कौन सी सभ्यता रह जाती है, जैसे कि बैराट सभ्यता है, इसके अलावा और भी गिलोंड सभ्यता है, ठीक है, बालाथल है, बागौर है, नगरी चित्तौड़गढ़ में स्थित सभ्यता है। ये सब क्या है, ये सब सभ्यताओं के जो लोग थे या निवासी जो थे, वो तांबे की जो जरूरतें हैं अपनी कहाँ से पूरा करते थे, गणेश्वर से पूरा करते थे। इसीलिए इसे ताम्रवती नगरी या ताम्रवती नगरी या तांबे का इसे क्या कहा जाता है, जननी इसे कहा जाता है। हालांकि ताम्रवती नगरी तो आड़ को कहा जाता है, लेकिन इसे क्या कहा जाता है, ताम्रवती सभ्यताओं की जननी इसे कहा जाता है। ठीक है भाई, तो सारी चीजें कहाँ से प्राप्त करते थे, तांबे की गणेश्वर से प्राप्त करते थे, इसीलिए इसे पुरातत्व का पुष्कर या ताम्रवती नगरियों की जननी से कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी क्लास होती है पूरी। नेक्स्ट क्लास में अन्य सभ्यताओं के साथ में मिलेंगे, तो आप इसे अच्छे से पढ़े। अगर आपको समझ में आती हो, क्लास अच्छी लग रही है, तो क्लास को कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको हमारी सारी क्लासें भी बाद में मिलती रहें। ठीक है, धन्यवाद भाई।